उसके अंदर भी रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई थी। जहां तक उसने फर्स्ट क्वेश्चन इकोनॉमिक कंडीशन पे किया, उसके बाद पब्लिक सेक्टर और हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई का कंपैरिजन किया। NFIR ने हर क्वेश्चन का रिप्लाई बना के तमाम जोनों को भी भेजा। पता नहीं जोनों ने उसको फॉलो करके जो साइट दी हुई थी पे कमीशन की उसमें भेजा कि नहीं, जबकि भेजना चाहिए था। अभी भी उन्होंने जो दोबारा शाया किया है कि इन थीम के ऊपर जो है, चाहे वो एसोसिएशन है, चाहे यूनियन है, चाहे कोई इंडिविजुअल है, इस पे उसका रिप्लाई देगा। उस पे हमें जो है काम करना चाहिए और उसी बात पे वर्किंग कमेटी के अंदर हमें डिस्कस करना चाहिए। मिनिमम पे क्या होनी चाहिए, मल्टीप्लाई फैक्टर क्या होना चाहिए, 3.6 क्यों होना चाहिए, किस बेसिस पे होना चाहिए, उसके लिए क्या क्या फैक्टर होना चाहिए, क्या अकॉर्ड फार्मूला जो पुराना है उसके अंदर क्या सुधार होना चाहिए। NFIR ने तो ये बना के दिया, लेकिन हमारे साथियों ने किसी तरह की ये कोई बात इस पे नहीं की है। तो मैं यही कहूँगा कि अभी उसके अंदर जो उन्होंने थीम्स दिए हुए हैं, मैं रनिंग स्टाफ को फिर आगाह कर रहा हूँ कि पे कमीशन की कमेटी में एक रेलवे में वो काम करता था RBBS का अकाउंट्स ऑफिसर ऐसा आया है। पहले आज तक 7 पे कमीशन तक रनिंग की जितनी आइटम थी विद इन रेलवे ने डिसाइड की। इस बार उसने रनिंग लॉस का जो है थीम वो भी दे दिया। वो अटैक करेगा कि ये 30% है, उसको कम करो। आपको याद होगा 2000 में जो कमेटी बनी थी, मैं भी मेंबर था, फोरम तक हम लोग गए, उसके ऊपर स्टडी की गई। बाद में कहा गया कि 30% को 15% कर दो, जो 55% है उसको 30% दियो। इस तरह की बात अभी भी आ सकती है, उसकी तैयारी होनी चाहिए। ये जो हमें तकलीफ भी होती है, सबसे जो है NFIR इशू को पकड़ के तब तक नहीं छोड़ती जब तक उसके अंदर सक्सेस नहीं होती। उसके बावजूद भी ब्लेम मिलता है। उनकी फंक्शनों में कॉल करते हैं, मजबूरी में जाना पड़ता है। जिनको समझ नहीं है, हमें किलोमीटर के रेट नहीं चाहिए। उस समय जो मंत्री थे और जो CRP था, कैसे किलोमीटर के रेट CRP लोहानी जी को कन्विंस करा के रवैया जी ने बढ़ाई और 300 से ज्यादा फाइनेंस बढ़ने को तैयार नहीं था। उसके बावजूद भी रेट बढ़ाए गए। आज ये लोग बातें करते हैं। और इसी बात में और कहना चाहूंगा कि हमने ऑलरेडी रनिंग स्टाफ के लिए ये जोन को भी, हमारे जोनों को लड़ना चाहिए था। 93/2016 में जो कैलकुलेट किया है कि वो एलिमेंट आपने जब मल्टीप्लाई फैक्टर बनाया क्यों नहीं ऐड किया। URW की PNM में मैं लड़ रहा हूँ, बोर्ड को मैंने रेफर कराया और बोर्ड में ही लड़ रहे हैं हम कि इसको इम्प्लीमेंट करिए। लेकिन आप लोगों को भी कभी इसके अलावा रनिंग स्टाफ को नहीं पता, हमारे साथियों को नहीं पता। रनिंग स्टाफ के लिए पहले फिक्स इंक्रीमेंट होती थी, आज 3% जो इंक्रीमेंट है उसके लिए भी हमने लड़ाई की। नॉर्दर्न रेलवे में मैंने एग्री करा लिया था कि 30% ऐड करके 3% जो है उसमें कैलकुलेट करो। लेकिन हमें बोर्ड में जाके सक्सेस नहीं मिली, DOPT ने उसको रिजेक्ट कर दिया। अभी इस पे कमीशन के अंदर हम इन बातों को जो है रखेंगे और पे कमीशन में 8वें पे कमीशन में जो NFIR पर पे कर रही है, सबसे ज़्यादा
जो हमारा साथी चाहे रनिंग स्टाफ का हो दूसरा हो, और 10 साल के ऊपर जब सर्विस होती है, 15 साल 20 साल, कोई गलती उनसे हो जाती है तो उसको रिमूवल फ्रॉम सर्विस कर दिया जाता है। उसको की हुई सर्विस का कोई लाभ नहीं मिलता, केवल उसका जो प्रोविडेंट फंड है वो मिलता है, DCR नहीं मिलती, पेंशन नहीं मिलती। उसके लिए ऑलरेडी प्रोविजन तो है, लेकिन वो डिसिप्लिन अथॉरिटी की डिस्क्रिशनरी पावर पे है। एक पे कमीशन में हम ये डिमांड रख रहे हैं कि ये डिस्क्रिशनरी नहीं होनी चाहिए। जिनकी 10 साल की सर्विस है उसको अगर रिमूवल कर दिया है तो उसको मिनिमम पेंशन जो है गारंटेड होनी चाहिए, वो मिलनी चाहिए। इस बात के लिए हम जो है इसको रख रहे हैं। इसी तरह ये NDA PCA अलाउंस जो है या दूसरे अलाउंस है, अभी हमारे सुपरवाइजरों को एक तो उनके साथ इंजस्टिस हुआ, 23 कैटेगरी को छोड़ा 155/2022 में, वो भी हमारी लड़ाई कर रहे हैं। फर्दर हम उनके लिए पे कमीशन में और पहले भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसमें करेंगे कि ये जो सीलिंग लगाई है नाइट ड्यूटी अलाउंस पे, जो भी हमारा कल्चर साथी नॉन कल्चर साथी जो ड्यूटी करता है उसको चाहे PCA अलाउंस मिले या NDA अलाउंस मिले, उस पर कोई सीलिंग नहीं होनी चाहिए, वो अलाउंस उनको मिलना चाहिए। UPS NPS OPS की बात कर रहे हैं हम सारे। इसके लिए मैं अध्यक्ष जी और बाकी साथियों ने भी कहा, मेरा भी यही व्यू है, हमें सीरियस एक्शन लेना पड़ेगा। खाली अब एजुकेशन से, अभी हमने नॉर्दर्न रेलवे के अंदर 6 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक पूरी ब्रांचों को इसी इशू पे मारा। इसमें DA फ्रीज की बात है, 8वें पे कमीशन की बात है, पोस्ट सर्टिफिकेट की बात है, ठेकेदारी की बात है। तमाम बातों को लेके कल तक जो है हमारी एजुकेशन हर ब्रांचों में चल रही है, उसके बाद डिवीजन में चलेगी। लेकिन अब जो है इन इशू के लिए इस गवर्नमेंट की तानाशाही के खिलाफ हमें करो या मरो की नीति पे आना पड़ेगा। अगर हम ये सोचते रहेंगे कि हम सेफ साइड करके चलेंगे और सारी लाइफ हमने यूनियन से मान संभाल लिया, कार्ड पास लिया, स्पेशल लीव ली है, वो फूलों के माला पहनी है, तो ये हमें जो है अब सैक्रिफाइस करने का टाइम आया। करो या मरो की लड़ाई हमें करनी पड़ेगी, क्योंकि साथियों जो AIRF है ये JCM का सेक्रेटरी है, AIRF का सेक्रेटरी है। सबसे ज्यादा धोखेबाज यही आदमी है। मैं साफ लफ्जों में कहूंगा, ओपन भी कहता हूं, क्यों धोखेबाज है। अब आपने अपने दाग धोने के लिए, क्योंकि इनका जो अध्यक्ष थे पहले वो इसके PFRDA के ट्रस्टी थे, जिसमें पेंशन फंड जो है MPS का जमा होता था। NFIR कभी ट्रस्टी नहीं रही, ना ही कभी डिमांड किया कि हमें भी होना चाहिए। हमने शुरू से विरोध किया। उसके बाद अभी उस बात को साफ करने के लिए इसने एक ज्वाइंट फोरम की बात की। ज्वाइंट फोरम बनाया गया, कंट्रीब्यूशन की बात की। NFIR ने बराबर अगर 1 लाख रुपए कहा तो 1 लाख रुपए की कंट्रीब्यूशन की, 2 लाख कहा तो 2 लाख की कंट्रीब्यूशन गई। मीटिंग हुई, खुद ही कन्वीनर बन गया, खुद ही सब कुछ बन गया। जब 23 अगस्त को मीटिंग हुई, मैं उसको कहता रहा कि इसका फैसला करो, लेकिन वो फैसला मैं रवैया जी से बात कर लूंगा, मैं कुमार सिंह जी से बात कर लूंगा। मुझे उसकी आदत का पता है, सब कुछ खुद ही शो करना चाहता है। धोखेबाज। मैंने कहा कि गवर्नमेंट के साथ मीटिंग हुई, जुलाई में मीटिंग हुई, जिसके सोमनाथ जो है चेयरमैन थे, और उसके बाद कैबिनेट सेक्रेटरी भी बने। बातचीत हुई, अपोज किया गया,
उसके बाद यही कहा गया कि नहीं, हमें सिर्फ ओपीएस चाहिए। गवर्नमेंट ने, प्राइम मिनिस्टर ने बुलाया हम लोग को, हम लोगों ने रिक्वेस्ट नहीं की थी, उन्होंने कोई बात नहीं की, थोड़ी सी बात की, हमें पता लगा कि पेंशन पे थोड़ी बहुत बात हुई है और पेंशन पे एक भी बात नहीं हुई, डिस्कस ही नहीं किया। फाइनेंस मिनिस्टर बैठा था, सोमनाथन बैठा था, प्राइम मिनिस्टर बैठा था और इन्होंने भी डिस्कस नहीं किया। इन्होंने तो AIRF का JCM के सेक्रेटरी ने मक्खनबाजी की कि आपने इतना बजट दे दिया रेलवे को, बहुत बड़ा बजट दे दिया। हमारे जनरल सेक्रेटरी ने जो है प्राइम मिनिस्टर को ये कहा कि पे कमीशन की जरूरत है और पोस्टें सरेंडर हो रही है। हमने पे कमीशन के लिए मेमोरेंडम भी दिया, डिमांड्स के लिए मेमोरेंडम भी दिया, बाई हैंड दिया, मैंने खुद प्राइम मिनिस्टर को हाथों में दिया और कोई बात नहीं हुई। उसी दिन UPS डिक्लेयर कर दी। अरे भाई, तुम जो है ज्वाइंट फोरम बनाया, तुम JCM के सेक्रेटरी हो, अगर उन्होंने डिक्लेयर कर दिया तो दोबारा मीटिंग बुला के बात करनी चाहिए थी। उसके बाद मीटिंग नहीं बुलाई और उसके बाद जो गवर्नमेंट ने कहा कि मुझे तो पहले ही पता था कि OPS नहीं मिल सकती। अरे कहेगा तू जो सेक्रेटरी है JCM का, काहे की ट्रेड यूनियन वैसे कहते हैं कि जी 1968 में मैंने ये मार दिया, 1974 में मैंने ये कर दिया, जबकि टोटल कोई डिमांड आज तक पूरी AIRF ने नहीं कराई, 100 विक्टिमाइजेशन की। इसलिए मैं धोखेबाज उसको कहता हूं। और ये जो गवर्नमेंट बात करती है, सारे साथियों ने बात की है कि पेंशन जो कंट्रीब्यूटरी इसलिए की गई है कि ये एक बर्डन है। रेलवे 10 रुपए का बर्डन नहीं है केंद्र सरकार के ऊपर। कैसे? मैं तमाम जोनों से, मैं गवर्नर की मीटिंग में भी कहा, वर्किंग कमेटी में भी कहूँगा सारे जोनल सेक्रेटरी से कि RELH की स्कीम के अधीन हमारे साथी जो 15 लाख के करीब रिटायर हो गए हैं, उन्होंने लास्ट पे ग्रांट गवर्नमेंट में जमा की मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, और जब हस्बैंड वाइफ की डेथ हो जाती है वो पैसा फैमिली को मिलता नहीं। करोड़ों रुपया सरकार के पास है, वो किसका है? रेलवे एम्प्लॉय का। अगर कोई 10 साल भी जी देता है रिटायरमेंट के बाद, 10 साल में कितना इंटरेस्ट उसका आया, एक एक डिवीजन के फिगर निकाल के हमें अटैक करना चाहिए कि कितने करोड़ रुपया एक जोन के अंदर जो RELH की लास्ट पे ग्रांट थी गवर्नमेंट के पास, रेलवे के पास कितना जमा है, ताकि उससे हमें अटैक करने में मदद मिलेगी। नॉर्दर्न रेलवे में मैंने काफी फिगर इकट्ठे किए हैं, केवल दिल्ली डिवीजन के अंदर 70 करोड़ रुपया रेलवे कर्मचारियों का है। ये फिगर हमें निकाल के हमें जो है गवर्नमेंट के ऊपर अटैक करना चाहिए, क्योंकि हम जो है अर्न करते हैं, खुद अपना वेतन भी लेते हैं, अपनी पेंशन भी लेते हैं। इसलिए इन तमाम बातों को लेके हमें लड़ाई आगे करना चाहिए, जिससे कम से कम 15 साल पीछे जाके, 15 साल पहले से कितने लोगों के पैसे लास्ट पे में कटे, कितने अलाइव हैं और वो अलाइव का जो अमाउंट है कितना इनके पास बाकी है, ताकि हमें जो ये पता चल सके। हम 8वें पे कमीशन में कोशिश कर रहे हैं NFIR कि कुछ कैडर जो है, जैसे